उत्तर-पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं चंद्रिका जोशी। रविवार के साथ ही फिर से हम आपसे मिलने आ पहुंचे हैं। अब आधे घंटे के सफर में हम आपको अपने साथ लिए चलेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोहिमा में नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए MBBS की 100 सीटों के लिए अनुमति। गृह राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए बीते सप्ताह सिक्किम का दौरा किया। मणिपुर में खोंगजोम दिवस में स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण किया गया। मेघालय में पहली कैंसर देखभाल परियोजना शुरू। मिजोरम के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से अमेरिकी महावाणिज्य दूत ने मुलाकात की। देश के पूर्वोत्तर में गर्मी के मौसम के साथ ही त्रिपुरा में भी गर्मी तेज। सबसे पहले बात करें सिक्किम की। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए इस सप्ताह सिक्किम में थे। उन्होंने गैंगटॉक और नामची में बैठकें की। गैंगटॉक में ताशीलिंग सचिवालय में हुई एक बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छता सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति से गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को अवगत कराया गया। भारत मिशन, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समग्र शिक्षा मिशन और पोषण अभियान योजनाओं की प्रगति और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका की उन्होंने सराहना की और स्वास्थ्य अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने का आग्रह किया। नामची में एक बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पर्यटन और शिक्षा में सिक्किम की क्षमता के बारे में चर्चा की और जैविक खेती में राज्य की पहल की सराहना की। उन्होंने जीवन स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम और रोजगार क्षमता में सुधार के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में भी विचार प्रस्तुत किए। श्री मिश्रा ने लोअर घुरपिसे और बुमटार में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का दौरा भी किया। Mr. Mishra also visited an ICTS center at Lower Ghurpise and Health and Wellness Center at Boomtar. With Dilram Dulal, this is Saikat Sarkar for AIN News Sikkim. आइए अब चले नागालैंड। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड MARB ने कोहिमा स्थित नागालैंड यूनिवर्सिटी के नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च द्वारा नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए MBBS की 100 सीटों के लिए अनुमति पत्र दिया है। राज्य बनने के 60 वर्ष बाद नागालैंड को अपना पहला मेडिकल कॉलेज इसी वर्ष मिल जाएगा। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च प्रीबैगी को अप्रैल में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड MARB से अनुमति पत्र प्राप्त हुआ है और अब 100 मेडिकल छात्रों के साथ मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2023-24 से अपना सफर शुरू कर देगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के MARB द्वारा जारी अनुमति पत्र में कहा गया है कि मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर परिवार कल्याण विभाग द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है। MARB ने निर्देश दिया है कि संस्थान के डीन पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान भौतिक और मानव संसाधन शिक्षण संकाय, नैदानिक सामग्री और बुनियादी ढांचे सहित मानदंडों को पूरा करने और बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और ये सभी बातें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की नियमावली में निर्धारित की गई हैं। अब इस साल जून जुलाई तक आशा है कि ये सत्र शुरू हो जाएगा। इन 100 सीटों में से 85 सीटें नागालैंड के छात्रों के लिए होंगी, जबकि शेष 15
अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगी। While the remaining 15 will be reserved for aspirants from other states. This is Asunyo from AIR News, Kohima. और अब हमारे साथ चलिए मणिपुर। स्वतंत्रता आंदोलन में देश भर के लोगों की भागीदारी थी। अंग्रेजों ने उस समय भारत के भीतर रियासतों में आपस में फूट की वजह से छोटी छोटी रियासतों को एक एक करके हराया और हमारे देश पर कब्जा जमाया। कई रियासतों ने रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसी ही है खोंगजोम की लड़ाई। इसमें मणिपुर के सैनिकों ने अप्रैल 1891 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मणिपुर के थाउबल जिले के खोंगजोम में वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के उपलक्ष्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहना उचित ही होगा कि खोंगजोम दिवस मणिपुर के इतिहास में ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध में लड़ने वाले राज्य के सैनिकों की बहादुरी की याद दिलाता है। लड़ाई मणिपुर के थाउबल जिले के खोंगजोम में हुई थी और इसी क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बीते रविवार को खोंगजोम के खेबाचिंग में खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर के आयोजन में भाग लिया और शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया और तोपों की सलामी दी गई। खड़े खड़े एक राउंड भर फेस कट फायर फिर भर फेस कट फायर फिर भर फेस कट फायर खाली कट। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि खोंगजोम युद्ध मणिपुर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है और हमें ये याद रखने की जरूरत है कि विदेशी ताकतें तभी सक्रिय होती हैं जब आंतरिक संघर्ष होते हैं। मणिपुरी नायकों को याद करते हुए उन देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है जिन्होंने 1891 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इस दिवस को मनाते समय हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि विदेशी शक्तियों तभी सक्रिय होती है जबकि देश प्रदेश में आपसी कलह होती है। खोंगजोम युद्ध मणिपुर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इतिहासकारों ने इस युद्ध को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में नोट किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की गरिमा, स्वतंत्रता और संप्रभुता बनाए रखना युवाओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता को अलगाववाद और क्षेत्रवाद जैसे संकीर्ण संदर्भ में नहीं समझा जाना चाहिए। बाद में देश ने एंग्लो मणिपुरी युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले वीर सैनिकों को पहचाना और उन्हें उचित सम्मान प्रदान किया। लेकिन हमारे वीर नायकों के सर्वोच्च बलिदान हमें हमेशा ही प्रेरित करते रहेंगे। Moreover, supreme sacrifice made by our heroes continue to inspire us. JJ Thoksom, AIR News, Imphal. आइए अब रुख करते हैं मिजोरम का। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुधार और स्थापना पर अमेरिका मिजोरम के साथ सहयोग करने का इच्छुक है ताकि ये पहाड़ी राज्य भौगोलिक बाधाओं से बाहर आ सके। अमेरिका ने मिजोरम के छात्रों और व्यापारियों के लिए वीजा जारी करने के इस कार्य की दिशा में गतिशीलता का भी आश्वासन दिया है। हाल ही में मिजोरम की यात्रा में अमेरिकी महावाणिज्य दूत
मेलिंडा पावेक ने मिजोरम के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। अमेरिकी महावाणिज्य दूत ने राज्य से संबंधित कई मुद्दों और राज्य के विकास के लिए सहयोग के नए प्रयासों पर चर्चा की। बीते सप्ताह मिजोरम के 2 दिन के दौरे में अमेरिकी महावाणिज्य दूत मेलिंडा पावेक ने राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर आर ललथंगलियाना और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें की। अमेरिकी अधिकारी के साथ बैठक में राज्य में विदेशी निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ललथंगलियाना ने घनिष्ठ सहयोग व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रों और संकायों के लिए कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने और राज्य के छात्रों के लिए अमेरिकी छात्रवृत्ति प्रदान करने का आग्रह किया। अपनी सहमति व्यक्त करने के बाद महावाणिज्य दूत श्रीमती पावेक ने HIV, एड्स, कैंसर जैसी राज्य की समस्याओं की पहचान करने, समझने और एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नवाचार और उद्यमिता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, साइबर सुरक्षा में संभावित सहयोग हो सकता है और कहा कि लोगों से लोगों के बीच, सरकार से सरकार और बहुपक्षीय सहयोग भी किया जा सकता है। अमेरिकी महावाणिज्य दूत ने मिजोरम विश्वविद्यालय के छात्रों और शोधार्थियों के साथ भी बातचीत की और उनसे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों और अमेरिकी वीजा लेने का भी जिक्र किया। उन्होंने छात्रों और फैकल्टी से अमेरिका में अपनी शिक्षा और शोध को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए पुस्तकालयों की ऑनलाइन पहुंच पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के छात्रों के बीच सहयोग सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। She said the collaborations between the students of India and the US is one of the government's priorities. This is Irene from Aizawl. उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति ने कहा है कि भारत डिजिटल क्षेत्र में क्रांति के दौर से गुजर रहा है। पिछले 9 वर्षों में डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव देखने में आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें 6G को विकसित करने और छठी पीढ़ी की दूर संचार योजनाओं के बारे में चर्चा की गई थी। राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति मिजोरम विश्वविद्यालय परिसर में सिविल 20 यानी C20 वर्किंग ग्रुप ऑन एजुकेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का आयोजन भारत की G20 अध्यक्षता और इसके C20 के संदर्भ में किया गया है। श्री कंबमपति ने कहा कि C20 एंगेजमेंट ग्रुप G20 पहल के महत्वपूर्ण सतत विकास और समावेशी विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। मिजोरम विश्वविद्यालय और केरल के अमृता विश्व विद्यापीठम ने मिजोरम के आइजॉल और सचिब जिलों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संयुक्त रूप से शुरू करने का निर्णय किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ये क्षमता निर्माण, जनजातीय समुदायों के लिए कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता जागरूकता के माध्यम से स्थायी आजीविका को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा इस पहल से मिजोरम के लोगों की समग्र भलाई में भी मदद मिलेगी और पोषण और निवारक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा होगी। और आइए अब सुनते हैं स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष डॉक्टर चिंतन वैष्णव से बातचीत। ये बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी उषा शर्मा। What is the concept of Startup 20, G20's youngest engagement group, and what are its objectives? How will it contribute to India's phenomenal startup growth story? Startup 20 is the only new engagement group under India's G20 presidency this year. The objective of this group is to provide recommendations to the world leaders on how the startup ecosystems of the global 20 nations can work together and support startups. This group came about
through India's proposal that we should add a startup-related group to the G20 architecture. And other Global 20 nations agreed to this proposal to form this group. How will it contribute to India's phenomenal startup growth story? So India's growth story indeed is phenomenal. Today we are known as the third largest startup ecosystem of the world, with over 93,000 registered startups, 107 unicorns, companies that have valuation of $1 billion or more. There has been $40 billion of private investment into the startup ecosystem last year. And we have built a significant infrastructure for startups to be supported in our nation. That being said, there is still the need where startups that take on very difficult challenges and require high amount of investments are still often not able to find that investment in India because the investor appetite for such startups is growing slowly, and so many of them end up going abroad. This is not only the India story. This is happening to other startup ecosystems around the world. And there is an opportunity for all of us to learn from each other's best practices so that we can support startups better and they don't have to use the term of startup ecosystem hustle so much and run around to be supported for wonderful ideas that they are producing. What are the new non-traditional platforms offered at Startup 20 events to engage young startup founders? Typically, engagement groups of G20 comprise of stakeholders who are experts who come together, deliberate upon topics, and produce a policy recommendation or what is called the communique. Startup 20 also will be doing that, but there is a very clear recognition in the Startup 20 engagement group that if we stayed limited to only expert opinions, we would have missed the real action on the ground, where people come up with new ideas, they form startups, they get investments, policymakers make policies to make the startup landscape better. All of these sort of activities, they take place on the ground. And to harness or to give voice to that bottom-up energy of the startup ecosystem, we have created a platform called Startup 20X. This platform allows anybody in the ecosystem to co-brand their event with Startup 20X, advertise it on the global stage, and also put their content on the Startup 20X's global stage. The idea here is that ecosystems which even in their normal course of activities are celebrating many wonderful achievements of startups, we should be able to put all of that on the global stage to first hear from them as to what they want in terms of how they want to be supported, as well as for the world to know that such things go on. So that's one platform. Another platform which we just launched in the Sikkim Sabha today is the Startup 20 Fellows Program. There are many young scholars and practitioners who are eager to engage in the process of global startup policy making. This platform allows them to become those interns, junior fellows, senior fellows, to work with very experienced industry and startup leaders, work alongside these leaders to research and operate in global startup ecosystems. We would like to thank Dr. Chintan Vaishnav, Chair of Startup 20 and Director, Atal Innovation Mission, for taking out time for this interview from his busy schedule at the Startup Sikkim Sabha. चिलचिलाती गर्मी ने देश के कुछ प्रमुख हिस्सों को अपनी चपेट में लिया है और देश के पूर्वोत्तर भाग में एक राज्य त्रिपुरा भी इसका अपवाद नहीं है। भीषण गर्मी के कारण छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित राज्य सरकार ने 18 से 23 अप्रैल तक स्कूलों को बंद रखने को कहा।
तापमान बढ़ने से बिजली की मांग भी बढ़ी है। त्रिपुरा में बढ़ते तापमान के कारण बिजली की आपूर्ति की अत्यधिक मांग थी। आकाशवाणी से बात करते हुए त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक देवाशीष सरकार ने बताया कि पिछले सप्ताह बिजली की मांग बढ़कर 344 मेगावाट हो गई, जो पिछले वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान हुई मांग से भी कहीं अधिक थी। Basically, what I told you, for every state DESCOM, there was a obligation of renewable energy should be a part of a total mix. As of now, our renewable energy contribution is very less compared to the other state DESCOM. We have recently signed one agreement with Solar Energy Corporation of India to draw renewable energy. The solar power will be generated in a different location. We will draw power, 100 megawatt power at a definite rate. Second action we have taken to have a renewable energy, solar energy at our own state. Basic constraint in this is a land. For have a land-related solar energy, there is a huge space is required, which is presently not available in Tripura. So we have gone for a floating solar. उन्होंने लोगों से एयर कंडीशनर के अंधाधुंध उपयोग को रोकने का आग्रह किया। वर्तमान में त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा उत्पादित बिजली 85 मेगावाट है। बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य डिस्कॉम अक्षय ऊर्जा उत्पादन के दायित्व का पालन करते हुए आवश्यक कदम उठा रहा है और ये देखते हुए कि त्रिपुरा की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का स्तर कम है, त्रिपुरा राज्य डिस्कॉम ने अधिक नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। We are planning for a complete underground network of Agartala city, and we have already achieved extra high voltage and high voltage 50% of the line of converted to underground. And now ultimate our target is to have a complete underground HT, LT, HT, every voltage level. There should not be any overhead network for the Agartala town itself. So we are working on it because we have two central government project is going on. One is Asian Development Bank project, another is Revamped Distribution Sector Scheme, and some state government funded project is also there. So through this project we are planning for a undergrounding of the Agartala city initially, and if it is successful, then we will go for a further district headquarters like Vishalgarh, like Udaipur, like Dharmanagar in a later stage. The Tripura State DISCOM has signed an agreement with the Solar Energy Corporation of India to draw more renewable energy. Through this, 100 megawatt power will be drawn by the state by 2024. Kunal Shinde from Agartala. और अब चलिए पहाड़ी राज्य मेघालय की ओर। मेघालय सरकार ने कैंसर की घटनाओं को कम करने के लिए मेघालय मिशन कैंसर रोकथाम और प्रारंभिक जांच के हिस्से के रूप में पहली कैंसर देखभाल FCC परियोजना शुरू की है। जिले में तंबाकू से संबंधित कैंसर के मामलों की बढ़ती घटनाओं के कारण FCC परियोजना पूर्वी खासी हिल्स से शुरू की जा रही है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना को स्वास्थ्य विभाग ने अपोलो टेलीमेडिसिन एंड नेटवर्किंग फाउंडेशन को आउटसोर्स किया है। शिलोंग सिविल अस्पताल फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए जाने वाले स्क्रीनिंग कैंप में 3 मानदंड पहचान, जागरूकता और स्क्रीनिंग केंद्रित होंगे। ये परियोजना 18 महीने की अवधि के लिए शुरू की जाएगी। राज्य सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाएगी और राज्य भर में इसे शुरू करने की संभावना है। शिलोंग सिविल अस्पताल में वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीशा मावलोंग ने बताया, because Meghalaya has the East Khasi Hills has the highest incidence of tobacco-related cancer. That's why East Khasi Hills we are targeting separately, so that it's a bigger impact and bigger outreach. So we have outsourced it to Apollo Hospital, Apollo Telemedicine and Networking Foundation. So foundation is carrying out this FCC project in East Khasi Hills. स्वास्थ्य विभाग को आशा है कि ये परियोजना कैंसर के मामलों का जल्दी पता लगाने में मदद करेगी और लोगों को तंबाकू के उपयोग को रोकने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करेगी। अगले 10 से 15 साल में इस नई पहल के बहुत से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और अब बात असम की। एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है केंद्र, असम सरकार और दिमसा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमसा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल के बीच।
इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समझौता वर्ष 2024 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र को उग्रवाद मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से उग्रवाद की पूरी तरह से समाप्ति हो जाएगी और असम में कोई सशस्त्र गुट नहीं रहेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से DNLA के 168 काडर अपने हथियार सौंपकर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। समझौते में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार और असम सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यक उपायों का प्रावधान है और इसके उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार और असम सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए का एक विशेष विकास पैकेज भी प्रदान किया जाएगा। चलने से पहले आइए सुनते हैं अरुणाचल प्रदेश का ये सुंदर सा गीत। रविवार की शाम प्रसारित होने वाला पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम पूर्वोत्तर के राज्यों से रोचक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली जानकारियां आप तक लेकर आता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। रविवार का इंतजार रहेगा। अब अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।